हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप वो लोग हैं जो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां। हो गया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, शोबिस इंडस्ट्री की एक लेजेंड हैं, 40 साल का तजुर्बा रखते हैं, पाकिस्तान की तकरीबन तमाम हिट फिल्म्स और बड़े सीरियल्स का हिस्सा रह चुके हैं। ना सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि कई प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट भी कर चुके हैं और लिख भी चुके हैं। जब आप कोई किरदार अदा करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। एक अकेडमी आ रही है हमारे पास। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वसीम अब्बास। वेलकम वसीम सर। बैठने से पहले शो की एक रिवायत सी पड़ गई है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुना के इनको ठंडा करता है। देखिए, जब हमारी चढ़ती जवानी थी, जवानी चढ़ी हुई थी, जब चढ़ी हुई थी, चढ़ रही थी, अभी घुटनों तक आई थी, ठीक है, अभी ऊपर तक नहीं पहुंची थी, तो अहमद फराज साहब हमारे आइडियल थे। बेशक बेशक। तो आखिर अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, जो आखिरी उन्होंने अपनी किताब लिखी उसमें से एक शेर जो है वो बहुत ही हसीन शेर है कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। वाह। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात, क्या बात। चल सर, वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू। 200-300 लोग आने को तैयार बैठे थे ऑडियंस में, फिर आपका सुना तो सिर्फ 100 आए। चले, शुक्र कीजिए 100 आ गए। नहीं, बहुत प्यार से, बड़ी चाहत से आए। आज के ज़माने में 100 भी बहुत हैं जी। हाँ, 40 साल से तो टीवी पर काम कर रहे हैं। कमोबेश एज 60 के करीब होगी, मगर माशाल्लाह लगती नहीं। मैं 75 की कम से कम लगती। मैं अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप बंदे की बेइज्जती करते हैं और उसकी हंसी निकल जाती है। तो आपका कहना जो है ना, इसलिए वो सीरियस नहीं लिया जाता। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। अच्छा, नहीं, मुझे कोई 43 साल हो गए हैं काम करते हुए। 7 साल की उम्र से कर रहे हैं। और मैं 60 प्लस हूँ अब। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम इन माई मिड 60s। वाह वाह। और ये जो आप फरमा रहे हैं कि लगते नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं लगते तो बहुत बेहतर बात है। अच्छी बात है, अच्छी। अच्छा वसीम भाई, शुरू में रेडियो पे भी रिजेक्ट हुए, टीवी पर भी रिजेक्ट हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या वजह रही रिजेक्शन की, और फिर ब्रेक कैसे मिल गया आपको? वो एक्चुअली पहले तो रेडियो से शुरू किया। जी हाँ। टीवी गया तो वहाँ पर मुझे ये कहा गया कि पहले रेडियो जाओ, क्योंकि उस ज़माने में बहुत आपको एक तरतीब से आना पड़ता था। एक प्रोसेस था। एक प्रोसेस था। तो उन्होंने कहा कि भी पहले आवाज़ का कंट्रोल जो है ना, वो सीखो जाके रेडियो से। तो मैं ऑडिशन देने चला गया। ठीक है। तो वहाँ पर जीएम थे, चौधरी बशीर उनका नाम था। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि जी मैंने ऑडिशन के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मैं सिफारिश नहीं करूँगा, रिजल्ट पूछ लूँगा। ये तो आप भी कर सकते थे, आपने कहा ना। तो खैर मैं गया, और इरफान खुसट साहब, माशाअल्लाह, वो रेडियो बहुत करते थे उस ज़माने में। ठीक। तो वो मुझे मिले, तो इस तरह से वो मेरे पहले उस्ताद हैं। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट एक याद करवाया। खैर जब ऑडिशन हुआ और मैं माइक पे गया तो मेरी टांगें बिल्कुल कांपना शुरू हो गई। सही बात। और मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, मुझे नहीं पता, कुछ। और उन्होंने कहा जी ठीक है, ओके। ये स्टैंडर्ड था रेडियो का। जी। तो मेरे वालिद साहब ने फ़ोन किया चौधरी बशीर साहब को कि वो मेरा बेटा आया था, तो ऐसा वो कैसा है? तो उन्होंने कहा वो बहुत बुरा है। तो वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गया। टीवी से मैं रिजेक्ट हुआ एक मरतबा नहीं, कोई 2-3 मरतबा। खुदा गरीक़ रहमत करे, मोहम्मद शफ़ी मुझे लेके गए। अच्छा। दूसरे ठाकुर साहब के पास। ओके। तो उस दौर में एक सीरीज़ चलती थी, एक हकीकत एक फसाना। बिल्कुल। ये ट्रू स्टोरीज पे होती थी और डिफरेंट राइटर्स इसे लिखते थे। ठीक है। रियाज बटालवी साहब अखबारात की कहानियाँ देते थे और मुख्तलिफ राइटर उसे फिर ड्रामे की शक्ल में लेके आते। ठीक है। तो मेरा पहले प्ले का नाम था पत्थर। और उसमें इत्तफाक से लकीली मुझे कहा उन्होंने कि भाई ये एक लीडिंग रोल है, तो ये हम ट्राई करते हैं तुम्हें। तो पहली रीडिंग हुई, दूसरी रीडिंग हुई, उसके बाद तीन रिहर्सल्स होती थी। इतना मेहनत होती थी? जी। तो
सेकंड रीडिंग जब ख़त्म हुई, सब चले गए, तो ठाकुर साहब ने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, नहीं हो नहीं पा रहा, तो तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, तुमसे ना हो पाएगा, तो तुम नहीं, वो कंट्रोल नहीं आ रहा, वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, आवाज़ में ही तो स्क्रीन पे क्या होगा। तो आखिरी एक मौका है, कल तुमने रिहर्सल से पहले आना है, ताकि अगर मैं तुम्हें बिल्कुल रिजेक्ट कर दूं तो मैं एक लड़के को स्टैंड बाय रखूंगा, मैं उससे बुला के ये काम करवा सकूं। मैं बड़ा डिप्रेस, बहुत ही डिप्रेस हो गया। उस ज़माने में मैं आर्ट्स काउंसिल जाता था, ठीक है, और 158 सीटों का एक हॉल होता था सिर्फ, उसकी शक्ल ये नहीं थी जो इस वक्त है आर्ट्स काउंसिल की, एक छोटा हॉल था बिल्कुल। ठीक है, तो एक एक्टर थे बदियुज़्ज़मा, ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट एक्टर। समझ गया। वो चले गए थे फिर इंग्लैंड, फिर वहीं पे रहे हुए, उन्होंने वहाँ ड्रामों में भी काम किया। तो वो मुझे मिले, कहने लगे क्या हुआ है, क्यों तुम इतने डिप्रेस हो। तो मैंने कहा जी वो देखें, मुझे एक चांस मिला और ये हो गया मेरे साथ। तो कहने लगे स्क्रिप्ट कहाँ है। मैंने कहा मेरे पास है। क्या हो, बैठो मेरे पास, बोलो। मैं बोला, वो कहा ये कैसे बोल रहे हो तुम नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते, तुम तो गले से बोल रहे हो, तो छाती से बोलो। और उन्होंने मुझे फिर टोन समझाई, कुछ थोड़ी ब्रीफिंग दी। घर जाके मैंने उसको बिल्कुल प्रॉपर रिहर्स किया। नेक्स्ट डे जब मैं रिहर्सल पे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि डन है, तुम ही करोगे। अरे वाह, और वो फिर मैंने बेहतरीन। अब जरा वालिद साहब पे जाते हैं हम, इनायत हुसैन भट्टी साहब, जिनके बारे में अब 25 साल बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि कितने बड़े आर्टिस्ट थे और उनको अवार्ड दिया गया। लेकिन बहरहाल वो आपको कैडेट कॉलेज भेजना चाहते थे सर जी। और टेस्ट तक जब बात पहुंची तो आपको अंदाजा हो गया कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो आपने कुछ बहाना तलाश किया, कुछ कर लिया, क्या किया? और सर ये हुआ कि वो उसके 3 पेपर्स एक ही दिन में होते हैं। जी हाँ, और वो 8th के बाद आपको 9th से कैडेट कॉलेज ज्वाइन करना होता है। बेशक। तो अब मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं की हुई थी, क्योंकि मैं तो जाना ही नहीं चाह रहा था। हाँ। तो अब हम डिस्कस करते रहे दोस्त आपस में कि भाई क्या करें। तो एक ने कहा कि यार देखो, तुम इतने क्यों परेशान हो रहे हो, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लोगे। मैंने कहा यार कर लूंगा, मैंने उधर नहीं जाना, बस मैंने तो एक्टिंग करनी है। मैं तो शक में पड़ जाता अगर मेरा दोस्त कहता तकलीफ बर्दाश्त कर लोगे। नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। अच्छा, उसने मुझसे ये कहा कि तुम अपना हाथ जला लो। अरे जला लो? हाथ जला लो। वाह। जब हाथ ही जला होगा तो फिर पेपर कैसे दोगे? और पढ़ने का फायदा भी नहीं रहे। तो मैंने उसको घर बुला लिया और उसके साथ एक और दोस्त को बुलाया, और मैंने लड़के से कहा कि चाय लेके आओ। चाय लेकर आओ। और गर्म लेके आना बहुत। वो एक तेज गर्म चाय केतली में ले आया और कप ले आया साथ। अब मैंने उनसे कहा कि यार मेरे हाथ पे ढेल दो ये। तो उसने कहा यार मेरे से तो नहीं होगा ये। दूसरे ने कहा मैं कहा यार मशवरा तूने दिया है, करो। कह रहा नहीं तो मैं तो नहीं कर सकूंगा अपने हाथ। गुनाह है। तो अब कर तू। तो उसने एकदम से ना पूरी केतली मेरे हाथ पे उड़ेल दी। ओहो, मेरी चीखें निकल गई। Of course। लगा के पता नहीं किसी ने खंजर मार दिया। कमाल बात है, सिर्फ चीखें निकली, मतलब टीम में तो पता नहीं क्या क्या हो गया। जल रहा है तकलीफ तो। अच्छा, वो जो निकलना चाहिए था ना, वो नहीं हो रहा, वो नहीं निकला। छाले नहीं निकले। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो भी नहीं निकला। ठीक है, ठीक। उस वक्त हम यंग थे तो हर चीज पे कंट्रोल था। आज शायद डालें तो निकल भी जाए। खैर, अब क्या हुआ कि मेरे भाई को, उन्होंने बड़े भाई को आवाजें देनी शुरू कर दी कि नदीम साहब। तो वो आए ड्राइंग रूम में, तो वो उस जमाने में बहुत सड़ियल मिजाज से थे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? कहा जी इसका हाथ जल गया है। तो मैं अब हाथ यूं आगे उनको दिखा रहा हूँ, जला हुआ ये देखें। और उसको कुछ भी नहीं हुआ, कम वक्त को तकलीफ शदीद हो रही है, हो कुछ नहीं रहा, हल्का सा सुर्ख हो गया। हाँ। ना कोई छाला, ना कोई स्किन फटी, फील नहीं आ रही। हाँ, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बकवास है, फजूल है, क्या कुछ भी नहीं हुआ, वो पेस्ट लगाओ इस पे ठीक हो जाओगे। वो सर अब तैयारी तो की नहीं हुई थी। मैंने कहा यार अब क्या जला लिया, हाँ। अब क्या करें? करने को भी कुछ नहीं। जी नेक्स्ट डे में गया तो मैं मैथ्स में बहुत ही वीक था। ठीक है। और पहला पेपर ही मैथ्स का था। तो जब वो आया तो मैंने उसको फोल्ड किया, हाँ। और मैंने पकड़ा दिया। मुझे तो आता ही नहीं था, एक भी सवाल नहीं आता था बीच में से। तो मैं करता क्या बैठ के? सही बात, टाइम जाए। बाहर क्रिकेट का मैच हो रहा था, तो मैं बैठ के वहां मैच देखने लगा। तो मेरे बड़े भाई के एक दोस्त, उनका छोटा भाई भी अंदर एग्जाम दे रहा था।
ठीक। तो कहने लगा तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने कहा वो पेपर देने आया था वो हसन अब्दाल के लिए, तो वो कहने लगे तो अभी शुरू हुआ है, तुम तो बाहर बैठे हो। तो मैंने कहा नहीं, बड़ा आसान था, मैंने तो 10 मिनट में करके मैं तो फारिग हो गया हूँ, इतना इजी पेपर था। अच्छा ये बात हो गई, इल्ज़ाम मैंने लगा दिया अपने बड़े भाई पे, क्योंकि मेरे वालिद शहर से बाहर चले गए और ड्राइवर को साथ ले गए। ठीक है। कोई इमरजेंसी हो गई हमारे गुजरात में, तो बड़े भाई को जगाया गया सुबह के इसको छोड़ के आओ, तो वो उठे नहीं। बताइए। अब जब वो उठे नहीं तो मेरी वालदा ने कहा कि भाई जाना तो है तो अब रिक्शा मंगवाओ। तो मैं रिक्शे में चला गया, तो मैंने इल्ज़ाम उन पे लगा दिया कि भाई मैं इनकी वजह से, उन्होंने तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मैं तो लेट हो गया था, तो इसलिए वो पेपर नहीं हो सका। अब मेरे वालिद जो हैं वो बहुत गुस्से में, तुम्हारी वजह से इसका पेपर नहीं हो सका और ये और वो, उसका हाथ जला दिया। अच्छा उनको इत्तफाक से वो दोस्त मिल गया, ओए वो छोटा लड़का वो जो आया था, उसने कहा कि यार तुम्हारा भाई वहां पेपर देने आया हुआ था 10 मिनट में, और तो पेपर को अभी शुरू हुए 10 मिनट हुए थे, वो तो बाहर बैठा क्रिकेट देख रहा था। वो बात खुल गई। और इसमें एक बहुत मज़े की बात यह है कि मेरे वालिद ने खैर उस वक्त तो इग्नोर किया, लेकिन एक बार हम वॉक कर रहे थे, मैं और मेरे वालिद, तो वो वॉक पे ज़बरदस्ती ले जाते थे और बहुत लंबी वॉक करते थे। ठीक है। अब वॉक के दौरान ना वो बहुत मोहब्बत से मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि दुख बेटा, पंजाबी में बताना पड़ेगा प्लीज प्लीज, कि देख ना मेरा पुत्र, जिंदगी जड़ी है वो बड़ी मेहनत करनी पैंदी है और बड़ा ख्याल अपना रखना पैंदा है, मेहनत ना करो तो कुछ नहीं, मेहनत करेंगा पुत्र तो अगे निकलेंगा। देखना मैं कोशिश की थी, अब उन्हें वो याद आना शुरू हुआ, और वो सारी शफकत जो है उसकी बिट आप देखिए कि कहाँ बन रही है जा, और वो उस मोहब्बत में कह रहे हैं कि देखना मैं तेरे वास्ते इन्नी कोशिश की थी, तेनू इम्तिहान दे विच और तू मैथ्स दा पेपर नहीं दिता। अब वो सारा उनको याद आ गया। उन्होंने कहा हुण तू मेरे सामने जो फिर रहा होना तो मैनू लगता कोई कुत्ता फिर रहा। अल्लाह, सारा प्यार निकल आया। माफ कर दे, मैं नहीं जाना चाहता था तो मैं नहीं गया जी। अच्छा, कुत्ते से याद आया कि एक बार आपके टिक्का मंगवाया शायद आपकी बहन ने आपसे, और आप वो टिक्का लेकर भी आए, मगर टिक्का बहन ने खाया नहीं, क्या था वो किस्सा? यार वो आपने देखें बड़ा रिलेटेड सवाल पूछा है, बड़ी कमाल की बात है, इसीलिए हम आपकी होस्टिंग के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत शुक्रिया। वो हुआ ये कि मेरी मेरे बड़ी सिस्टर ने ये कहा कि चिकन टिक्के लेके आओ। वाह। तो 2 लेके आओ, आधा मैं तुम्हें दूंगी। 2 में से आधा दूंगी? आधा दूंगी। वाह। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ताकीद की कि रायता साथ जरूर लेके आना। ठीक है। अब वो रायता बड़ा अच्छा बनाते थे, वो रायते की ज्यादा वैल्यू थी। गुलबर्ग में हम रहते थे, तो मेन मार्केट से मैं दौड़ा दौड़ा गया और जल्दी में था, मैंने कि आधा मैंने टिक्का खाना है, और वो रायता मैं भूल गया उसको कहना, और उसने भी नहीं डाला। तो मैं टिक्के उठा के घर आ गया, तो ला के मैंने अपनी सिस्टर के आगे रखा। तो उन्होंने कहा कि रायता किधर है? तो मैंने कहा कि वो तो ख़त्म हो गया हुआ था। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं खाना है, कुत्तों को डाल दो। तो उन्होंने फेंका, तो वो था तो लिफाफे के अंदर ही साफ है, तो मैं बन के कुत्ता बन के चलता हुआ गया वहां, और मैंने लिफाफा फाड़ा और मैंने आऊ आऊ क्या सर, वक्त आज बहुत आला। मैंने वो टिक्का खाना शुरू कर दिया और पूरा खा गया टिक्का की, और वो गुस्से में बैठी हुई देख रही है। उसके बाद उन्होंने मेरे बाल नोचे, मुझे चपेड़े मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं, मैंने कोई बात नहीं। बड़ी ऑडियंस अच्छी बैठी हुई है, इनसे कुछ सवालात आपके लिए लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या नाम है? रोमा आसिम। रोमा, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे हमसे? जी सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप सीरियस रोल्स तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जब आप कॉमेडी करते हैं तो आप ताबिश भाई, क्योंकि मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इनको भी पीछे छोड़ देते हैं, तो आप कैसे कर देते हैं? देखिए, ये तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपने दिया है मुझे। देखिए, कॉमेडी जो है उसमें टाइमिंग की बात होती है। आप अगर आपकी टाइमिंग कॉमेडी में अच्छी है तो छोटा जुमला जो है, जो कम लाफ्टर वाला है, वो भी आप इन्हांस कर सकते हैं उसे। और अगर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है उसमें, तो अच्छी बात जो है वो भी कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो हम जब कॉमेडी करते हैं तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, और आपकी मेहरबानी है कि आपने
इस कदर बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। बहुत दिनों बाद वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। अच्छा भला एक मर्द मूंछों वाला जो बहुत गुस्से वाले रोल करता है सर, उसको आपने आंखों में बसा रखा है, आईने में क्या रखा है, दरवाजा खुला छोड़ रखा है। अरे भाई कोई कोई खुदा का खौफ रखा है? Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है ग्रेट वसीम अब्बास। सर अभी ऑडियंस हमारे पास थोड़ी सी बाकी है, बड़ी दिलचस्प ऑडियंस आई हुई आज। जी जी माशाल्लाह। देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आप? फरी। फरी, मैंने आपको देख के लगता है बिल्कुल हंसती नहीं होगी। फरी मैडम, आपका क्या मसला है? मैं बस सर से पूछना चाहती हूँ कि आप ड्रामों में बाप गुस्से वाले क्यों बनते हैं? आप गुस्से में बाप क्यों बनते हैं? उसका हो गया, गुस्से वाले बाप क्यों बनते हैं? ये क्या करूं जी, अब कैरेक्टर उस तरह के ऑफर होते हैं तो मजबूरन करना पड़ता है। वैसे मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आम ज़िंदगी में मैं बहुत शफीक बाप हूं और मुझे अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत है और मेरे बच्चे मेरी कमज़ोरी हैं और मैंने कभी ज़िंदगी में उन पर सख्ती नहीं की है। हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। मैंने उन पे कभी सख्ती नहीं की। हाँ, एक लाइन ड्रॉ ज़रूर की कि इसको आपने क्रॉस नहीं करना, बाकी आपका जो दिल चाहता है वो आप कीजिए। मैं ना तो इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि बच्चे अपनी पसंद की शादी करें, ना इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि बच्चे जो हैं वो कहीं अगर रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं या उनको एक शख्सी आज़ादी चाहिए एक लिमिट में रह के, तो वो सब कुछ मैंने उनको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। तो आज मैं इस पे खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुमेरा। आप क्या करती हैं सुमेरा? हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं। आपका कोई मसला है? नहीं। सब तो खुश है इस पाकिस्तान में, फिर ये क्या शोर लगा रखा है कि मुल्क के हालात खराब? कोई मसला नहीं इनका भी। सवाल है जी। पूछ। 43 इयर्स हो गए हैं आपको एक्टिंग करते हुए। आपको सबसे ज़्यादा अपनी जवानी में कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करके मज़ा आया? या जवानी अच्छा उन्होंने लगा? ऐसी बिलाजे में कह दिया। जवानी में तो हर एक्ट्रेस के साथ काम करके मज़ा आता है। क्योंकि जवानी का अपना एक मज़ा है उसमें, वाह। मतलब कोई आप ये तो नहीं कह सकते कि इसके साथ काम करके मज़ा आया। सर केमिस्ट्री मैं सबसे ज़्यादा किसके साथ करती थी आपकी? मैंने देखिए मुख्तलिफ ख़ातीन के साथ काम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आरफा सदीकी के साथ मेरी केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी थी। हमने जितने प्ले एक साथ किए वो सब बहुत क्लिक किए उस दौर में, और वो बहुत ब्रिलियंट एक्टर थी। पता नहीं उन्होंने काम क्यों छोड़ दिया, लेकिन बहरहाल उनके साथ काम करके ज़्यादा मज़ा आया। बाकी सारी जो है वो दोस्ती थी आपकी सबसे अच्छी ही लगती थी भाई। आपके पास ऑप्शन ही क्या था सर? मतलब दोस्ती क्या थी, वो मतलब अच्छी लगती थी वो। अब हम उन्हें अच्छे लगते थे या नहीं लगते थे, उसमें किसी के साथ बात बन जाती थी, किसी के साथ नहीं बनती थी। आप बस खुला छोड़े हुए थे अपने हाँ, आप को। ये वेरी गुड, वाह वाह। हमने कोई लगाम नहीं डाली हुई थी अपने आप, बस वाह। बेलगाम घोड़ा। इसको यही रोक देंगे इससे पहले कि स्कैंडल सामने आना शुरू हो जाए। बैठ जाए मैडम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है सर? जावेद ईशान। सर सवाल पूछिए। सर शेर था। आप मुझसे पूछ रहे हो, उनसे इजाजत क्यों ले रहे हो? शेर सुनाना चाहते हैं? शेर है बड़ा कमाल किस्म का। फिर अपने पास रखें, कहीं हमने सुन लिया जाया ना हो जाए। सुनाए सर, सुनाए। आपको मैंने निगाहों में बसा रखा है। ओए होए होए भाई, अब खुले सर, अब खुले। अरे भाई इससे तो बेहतर वो तन्हाई वाला ही था आपको भाई। मैंने निगाहों में बसा रखा है। जी वाह, आईने छोड़िए, आईनों में क्या रखा है? ये अच्छा है, ये अच्छा है।
वो जिसके साए में किए थे हंसी वादे, वो जिसके साए में किए थे हंसी किए थे वादे। हमने हंसी वादे, मैंने उस पेड़ की शाखों को हरा रखा है, वाह। और जाने कब लौट के आ जाए जाने वाला। जाने कब लौट के आ जाए जाने जाने वाला। कब लौट के आ मैंने जाए ताला लगा जाने रखा है। वाला, वाह। ज़ीशान इसी उम्मीद पे दरवाज़ा खुला रखा है। इसके जवाब में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ज़ीशान छोड़ दे शायरी। आपने मुझे मशकूक बना रखा है। ज़ीशान शायरी छोड़ दे, शायरी में क्या रखा है? सर अरे भैया, ये शेर आपको किसी खातून को सुनाना चाहिए। आंखों में बसा रखा है, दरवाज़ा खुला रखा है। आप बता, हमारे किरदार को क्यों मशकूक कर रहे हैं? अच्छा भला एक मर्द मूंछों वाला जो बहुत गुस्से वाले रोल करता है, सर उसको आपने आंखों में बसा रखा है, आईने में क्या रखा है, दरवाजा खुला छोड़ रखा है। अरे भाई, कोई कोई खुदा का खौफ रखा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? इमरान। कोई सवाल करना चाहते? सर, जैसे आपने मोइन अख्तर साहब को इंट्रोड्यूस कराया था यहाँ, थिएटर वगैरह काफ़ी ठीक चल रहे थे। अब वो थिएटर वगैरह की भी वही हालात नहीं है कि वहाँ जा भी नहीं सकते, मतलब कि फैमिली के साथ भी देखने के काबिल नहीं है। तो बाकी फिल्में वगैरह ये तो काफ़ी, क्या कहते हैं, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। तो थिएटर्स वगैरह में कोई किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं है। देखिए, एक तो मैं ज़रा सा करेक्ट कर दूं, मोइन भाई को मैंने लाहौर में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। इंट्रोड्यूस तो खैर मैं समझता हूं कि मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उमर शरीफ साहब को पहली बार लाहौर में ही लेके आया था, और फिर कोई 2 बरस तक तसलसल के साथ वो सिर्फ मेरे ही ड्रामे करते रहे। और हमने, वैसे मैंने मोइन भाई के साथ लाहौर में जितने उन्होंने प्ले किए हैं, ऑलमोस्ट 99% प्ले मैंने उनके साथ किए हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ड्रामे की क्वालिटी के बारे में, तो उस पर तबसरा बेकार है, क्योंकि अब वो मर्ज़ जो है वो लाइलाज हो चुका है और उसका अब इलाज नहीं हो सकता। और इसमें सबसे बड़ी कसूरवार पाकिस्तान की आर्ट्स काउंसिल है, ओके, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो अच्छे ड्रामे करें, वो अफोर्ड कर सकते थे, वो एक्टर्स को, अच्छे एक्टर्स को अच्छी फीस दे के लाएं, उनसे स्क्रिप्टेड प्ले करवाएं और ड्रामे को रिवाइव करें। लेकिन वो भी उसी डगर पे हैं। तो बस अनफॉर्चुनेटली जिसके साथ पी लग जाता है उसे हम संभाल के नहीं रखते, उसे हम बर्बाद कर देते हैं। बहुत अच्छी बात किया। पाकिस्तान रेलवे हो, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो, वो पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल हो, वो पाकिस्तान हो, तो पाकिस्तान स्टील मिल्स हो, पाकिस्तान टेलीविज़न हो, ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम इस पी की हिफाजत करें। या बहुत से दूसरा पी ना समझ लेना, तुसी पी की हिफाजत ना करें, पी की हिफाजत। हाँ। अच्छा, अब ऐसा है कि आप सर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अपनी पसंद की चीज़ों के लिए, लेकिन आप एक बार मोहब्बत में कर्फ्यू के अंदर भी निकल पड़े थे। कर्फ्यू का भी एहतराम नहीं था आपने, मोहब्बत के चक्कर में। सही कहते हैं लोग, सड़क और ये कहीं भी ले जा सकते। वो हुआ ये कि हमारी जिंदगी का पहला प्यार था। बताइए। तो और सही बात है, कर्फ्यू लगा हुआ है, हाथ भी जला हुआ है, थे हम छोटे और हाथ भी जला हुआ है। और वो मेरी एक मुमानी की एक बहन थी जिसके साथ मेरा बड़ा सीरियस अफेयर चल रहा था। मुमानी की बहन से? मुमानी की बहन से। और वो मिलते हम मेरे मामू के घर पे ही थे। ठीक है। अच्छा, घर की बात घर में रखी, घर की बात घर में हमने रखी, बाहर नहीं जाने। अच्छा, कर्फ्यू लगा हुआ था और मुझे पता चला कि वो उधर आई हुई है, क्योंकि फोन पे बात हो गई। अब मैंने सोचा क्या करूं मैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त तो नहीं हो रहा। पुलिस स्टेशन हमारे घर से थोड़े से फासले पे था। ठीक है। तो मैं निकला। उन्होंने आप पुलिस वालों नजरों के सामने रखा, बता दो। नहीं, मुझे मतलब मेरे जहन में था, क्योंकि अब उस वक्त जाहिर है कि आर्मी ने सारा कंट्रोल संभाला हुआ था, उस वक्त भी वॉर हो रही थी, उस वक्त भी आज जरा मुख्तलिफ है, उस वक्त जंग थी एक, तो कर्फ्यू भी लगता था, ब्लैकआउट्स भी होते थे।
तो मैं दीवारों के साथ लगता हुआ, दौड़ता हुआ, फूले हुए सांस के साथ मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। तो एक मेजर साहब जो हैं वो अपना पूरा प्रॉपर पूरा एंटोराज लेके वो जाने लगे थे, गश्त पे निकलने लगे थे, एक राउंड जैसे होता है। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा सर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। था मैं छोटा लेकिन आप देखिए ज़रा। वाह वाह वाह। मैंने उनसे कहा मकसद मुझे पता था, हाँ मुझे मैंने कहा मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बोले क्या? मैंने कहा मेरे मामू की तबीयत बहुत शदीद ख़राब है और उनके पास कोई नहीं है इस वाह वक्त। वाह। उन्होंने फ़ोन किया है, मैं सर डरते हुए आया हूँ, अगर आप मुझे छोड़ दें वहाँ। तो उनका कहाँ भाई? तो मैंने कहा जी वो किला गुजर सिंह। अब मैं गुलबर्ग में हूँ और वो किला गुजर सिंह। तो पता नहीं क्या उनके दिल में ख्याल आया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो छोड़ देते हैं भाई। अब मैं उनके साथ उनकी जीप में बैठ गया। फौज के काफिले में जा रहे हो आप? जी, और पूरा काफिला फौज का पीछे है। और मैंने कहा जी मैं सिर्फ घर बता दूं कि मैं जा रहा हूं, आपने मेरी मदद की है। मैं अंदर गया, मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं जा रहा हूं मामू की तरफ। अब वो कर्फ्यू लगा हुआ चढ़ाई था। करने। हाँ, तो वो कर्फ्यू लगा हुआ था। उन्होंने तो शोर मचा दिया, किधर जा रहे? और सारे जो गेट्स थे हमारे इर्द गिर्द वो इकट्ठे हो गए कि ये आर्मी इनके घर पे क्यों आ गई अभी इतनी ढेर सारी, क्या हुआ है? खैर मैंने इग्नोर की उनकी गालियां वालियां, डांट वांट जो कुछ भी है। तो वो मैं बैठा जीप में और अब मैं उनके साथ। अच्छा, किसी को ये फिक्र नहीं है कि मामू इतने बीमार हो कैसे गए? मैं घर में थोड़ा ही बताया है ये। अच्छा अच्छा। घर में तो कहा कि बस मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हाँ, वो तो मेजर साहब को बताया था ना। ठीक। अच्छा, अब हम किला गुजर सिंह पहुंच गए। जब पहुंचे तो वो एक मोहल्ला टाइप इलाका था। तो वो आर्मी देखी लोगों ने तो सारे अपनी छतों पे आ गए, ऊपर से झांकना शुरू हो गए क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था। तो हर कोई घर पे ही डर रहा था। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी है। और वो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, आप कोई मसला नहीं है, आपको मदद की ज़रूरत थी तो हम इसीलिए हैं। क्या बात है। उन्होंने खैर अपनी गाड़ी वाड़ी जीप शीप मोड़ी और काफिला पूरा जो है वो निकल गया। शुक्र है मामू से नहीं मिले। मामू के पास जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया तो मामू ने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे आए हो? तो मैंने कहा जी वो मुझे फौजी छोड़ के गए हैं। ओए होए होए। उन्होंने जूता उतार लिया, दे दबड़ 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 दबड़, दफा हो जाओ। मैंने कहा बाहर कर्फ्यू लगा हुआ, दफा मैं कहा जाऊँ अब कैसे जा सकता हूँ वापस? तो वो ये जरा लव स्टोरी की महराज थी, आप समझ लीजिए। बहुत बड़ी कहानी। वाह। कादिर आजाद, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाया कहीं नहीं जाएगा। आपने आखिरी सवाल में तो जान ही निकाल दी भैया। मतलब ये आप क्या ही कह सकते हैं इसमें, बंदा खुदा। नहीं बांग्लादेश की बात हो रही है, इसमें डरने की क्या बात हम है? मजदूर लोग हैं यार, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते क्या हैं मुल्क की बेहतरी। आप मुझे बताइए, आप चाहते क्या हैं? आपने बांग्लादेश की फौज के ऊपर भी सवाल मुझसे क्यों? फौज जो कर रही होती है भैया ठीक कर रही होती है। सही बात है, वरना वो अगर आप कह दें कि वो ठीक नहीं कर रही तो वो ठीक कर देती है। वेलकम बैक टू हंसना बनाया। मैं बात कर रहा हूं वसीम अब्बास साहब से। वसीम सर, नया राउंड है आपके साथ, पहली बार इसका आगाज होगा। इसका नाम है सख्त सवाल। अल्लाह सख्त सवाल में होगा ये, आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे। ठीक। हल्फन आप ये कह रहे हैं कि मैं हाँ या ना में जवाब दूंगा, और एक और चीज के मेरी खामोशी हाँ समझी जाएगी। ठीक ठीक है। पहला सवाल, माहौल बनाओ, पहले माहौल लगे कि सख्त सवाल होने वाला। वेरी गुड। ये तो आपने वो जहाज वाला माहौल बना दिया। धड़कन सुनो, आप धड़कन सुनो। ये हमारे प्रोड्यूसर की धड़कन है, पैसे नहीं मिले उनको, ये उस वक्त की धड़कन है। पहला सवाल, क्या अली अब्बास कभी जिंदगी में आपके लेवल का एक्टर बन पाएगा या नहीं? हाँ। हाँ। क्या आप जावेद शेख से अच्छे एक्टर हैं? नहीं। क्या आप जावेद शेख से ज्यादा मूवीज डिजर्व करते हैं? हरगिज नहीं। क्या आप खलीलुर रहमान के साथ अब काम करेंगे? बिल्कुल। हाँ या ना कहना है? आपने बिल्कुल कह दिया, ना हाँ है ना है। बिल्कुल का मतलब हाँ ही होता है। ठीक है।
क्या आप अपनी जवानी में दिल फेंक थे? हाँ। क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? हाँ। ठीक है। आम केले से ज्यादा अच्छा फल है? हाँ। आम केले से ज्यादा अच्छा फल है, ठीक है। क्या सजल अली हानिया आमिर से ज्यादा खूबसूरत है? नहीं। क्या ताबिश हाशमी हानिया आमिर से ज्यादा खूबसूरत है? हरगिज नहीं। क्या अदनान सिद्दीकी हुमायूं सईद से बेहतर एक्टर है? हाँ नहीं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन दे दो। आप एक्सप्लेनेशन दे दो। वो दोनों एक ही तरह के एक्टर हैं। कोई फर्क नहीं, दोनों की एक्टिंग कॉपी नहीं, करते देखिए, हैं। दोनों अच्छे एक्टर हैं, सच्ची बात है। ठीक है। हुमायूं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लोग कहते हैं हुमायूं कोई बहुत अच्छा एक्टर नहीं है। मुझसे पूछिए तो वो बहुत शानदार एक्टर है। ऐसे किसी का टुल लगता नहीं है सर। सही बात है, सही ऐसे बात। होता नहीं है। और इसी तरह अदनान है, तो दोनों ही अच्छे एक्टर हैं। अब मुकाबला अगर करें तो ज्यादा कामयाब जो है वो तो हुमायूं है। सही है, कमर्शियली। देखिए, एक वाहिद एक्टर है, ये वो है, या एक और एक्टर है जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट हुई। कौन? फाद मुस्तफ़ा। ठीक बात। ठीक है ना जी, बड़े एक्टर है। बड़े एक्टर हैं। आखिरी सवाल, हाँ या ना में जवाब देना है बस। देखिए, अभी तक सारे मैंने शदीद जहां फंसे वहां आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, वहां देनी नहीं अब। नहीं। अच्छा, ओके, आसान सवाल है। आसान। आखिरी सवाल, धड़कने चलाओ, धड़कने। धड़कन जी, धड़कन। डायरेक्टर साहब की धड़कन लगाओ। क्या फौज ठीक कर रही है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में? अभी जो रिसेंटली चल रहा है। हाँ। वेरी नाइस है, बहुत अच्छा खेला आपने। वेरी वेरी। आपने आखिरी सवाल में तो जान ही निकाल दी भैया। मतलब ये आप क्या ही कह सकते हैं इसमें, बंदा खुदा। नहीं नहीं, बांग्लादेश की बात हो रही है, इसमें डरने अरे की भाई, क्या बात हम है? मजदूर लोग हैं यार। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते क्या हैं आप? मुल्क की बेहतरी। आप मुझे बताइए, आप चाहते क्या हैं? आपने बांग्लादेश की फौज के ऊपर भी सवाल मुझसे क्यों पूछा? चल रहा और है। जो कर रही होती है भैया, ठीक कर रही होती है। सही बात है, वरना वो अगर आप कह दें कि वो ठीक नहीं कर रही तो वो ठीक कर देती है। अच्छा है। और अब हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ठीक हो। आज हमारे साथ मेहमान थे द ग्रेट वसीम अब्बास साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया पाए। और हंसना मनाए के चंद यादगार गेस्ट में से एक आप होंगे मेरे लिए। क्या आपने साथ दिया हमारा और हम खूब हंसे, खूब खेला। जाने से पहले सर करता हूं मैं एक छोटी कमाल की बात। आज की कमाल की बात है थोड़ी इन्वायरमेंट के बारे में। आप देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात के पिछले कई सालों से हम गर्मियों में बिलखुसूस ये कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी, कल से भी ज़्यादा गर्मी है, आज थोड़ी कम गर्मी है। ये गर्मी अब कम नहीं होगी, ये गर्मी शायद बढ़ती चली जाए, क्योंकि जो कम हो रहे हैं वो हैं दरख्त। हम बात बात पर दरख्त काट देते हैं। एक तो दरख्त काटते हैं तो इन्वायरमेंट ख़राब होता है, फिर उनको जलाते हैं तो मज़ीद ख़राब होता है। दरख्त लगाने हैं, दरख्त बचाने भी हैं। ब्राज़ील में सर एक कपल ने 25 लाख दरख्त लगाए। इंडिया का एक गांव है जहां पर बेटी की पैदाइश पर माँ बाप 111 दरख्त लगाते हैं। दुनिया में लोग दरख्त लगाने के बहाने ढूंढ रहे हैं और हम उन्हें काट कर उनकी रिप्लेसमेंट में और दरख्त भी नहीं लगा रहे। तो आज से ही दरख्त लगाना शुरू कीजिए, बहाने से लगाइए, तो कहीं जाकर आपकी औलादों को ठंडी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।